हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर हम लोगों ने 1 कर लिया था। आज नंबर 2 करेंगे, ठीक है। और टेस्ट अब बाइलिंगुअल है, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। वो मैंने स्लाइड बना ली है, उसमें दोनों भाषाएं रहेंगी, ठीक है। तो चलें शुरू करें, आइए देखते हैं। जो कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ रीजनिंग के भी रहते हैं। आप लोगों को पता होगा आरओ का जो जीएस पेपर होता है उसमें 140 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जीएस के। इन्हीं 140 में कुछ क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग के भी रहते हैं। तो इस टेस्ट में भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथ के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मोहित अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। कोई भी इसमें एक पॉइंट मान लिया कीजिए, ठीक है। एक पॉइंट आप इस पर कोई भी मान लीजिए। और 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी यहाँ पे वेस्ट के लिए यहाँ पे 15 किलोमीटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो बाएँ मुड़ जाता है, अपना बाएँ, ठीक है। मतलब हमारा बाएँ नहीं या फिर आपका बाएँ नहीं, यहाँ पे मोहित का बाएँ देखना है, ठीक है। तो मोहित का बाएँ कौन सा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर लिख दीजिए, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, तो इसके पूर्व कौन सा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पूर्व की ओर चलाना है हम लोग को, 25 किलोमीटर चलाना है, यहाँ पे लिखा है ना। तो 15 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ तक 25 कर दे रहे हैं, तो ये 15 हो गया, बाकी ये 10 हो गया, तो ये टोटल 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन है अभी मोहित की, और अंत में भाई बाएँ मुड़ जाता है, तो इसका बाएँ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन कितना मुड़ना है, 20 किलोमीटर चलता है, तो 20 किलोमीटर यहाँ तक की डिस्टेंस है पूरी, क्योंकि ये 20 किलोमीटर दिख रहा है आपको, यानी वो इसी के पैरेलल में आ गया, ठीक है। इस पोजीशन पे है अभी मोहित, ठीक है। अब भाई घर से कितनी दूरी पे है, तो घर तो ये था, यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने जर्नी, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 10 बची है ना, क्योंकि ये 10 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन 10 तो इसमें ऑप्शंस में है नहीं, शायद मैंने यहाँ पे एडिट में कुछ गलती कर दी है, तो कोई नहीं, यहाँ पे 80 की जगह 10 लिख लीजिए, ठीक। तो आंसर डी हो गया। क्लियर है, चलिए आगे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 बताना है। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे बस ऑड और इवन देख लेना। ऑड इवन में आपको देखो ये ऑड दिख रही है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, सिर्फ 94 जो है वो इवन है, ठीक है। तो आंसर 94 हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें और भी लॉजिक आप फिट कर सकते हैं जैसे, लेकिन वो बाकी लॉजिक जो है ना वो फिट हो नहीं रहे। जैसे 85 को आप 9 स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं ना, और 67 को आप 8 स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं, और 13 को आप 3 स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉजिक तो बैठ रहा है, लेकिन इसमें नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे +4 सब में होता, तब हम इस लॉजिक पे जा सकते थे, लेकिन ये लॉजिक तीनों में सेम नहीं है, इसलिए ऑड इवन वाला यहाँ पे बेस्ट है। तो 94 आंसर हो गया ऑड इवन के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ए बी का भाई है। देखिए जो सेम जनरेशन के होते हैं उनको एक लाइन में लिखा कीजिए। जैसे ए और बी का भाई है, तो ए और बी सेम जनरेशन के है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको ए लिखा और यहाँ पे मैंने बी लिखा, सेम जनरेशन के एक लाइन में लिखा। चूँकि ए बी का भाई है इसलिए ए तो मेल हो गया है ना, तो ए के पास में हमने मेल लिख दिया, यानी मतलब समझने के लिए कि ये मेल है, और बी के बारे में नहीं पता ये फीमेल है या मेल है। बी बहन भी तो हो सकती ना उसकी, लेकिन अभी हम लोग को कुछ पता नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। दूसरे लाइन में लिखा सी का विवाह डी से हुआ है। देखो सी का और डी से यहाँ पर रिलेशन दे रहा, तो यहाँ से ए बी के बारे में कुछ बता नहीं रहा अभी, यानी सी और डी बिल्कुल अलग हो गया। तो अभी इसको थोड़ा सा स्किप कर दो, आगे वाली लाइन पढ़ो। यदि सी बी का भतीजा है, देखो यहाँ पे बीच आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लॉजिक आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, रिलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। सी जो बी का भतीजा है, बी का भतीजे का मतलब बी का जो भाई है उसका लड़का है ना, तो ए का लड़का कौन है, हमें पे भतीजे वाली बात आ रही है, तो भतीजा एक जनरेशन आगे का है, तो आगे की जनरेशन को मैं ऊपर लिखता हूँ, और जो पीछे की जनरेशन है, यदि यहाँ पे पापा या दादा वाली बात होगी तो मैं यहाँ पे लिखता, ठीक है। मतलब ये मेरा ऐसा लॉजिक है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी का भतीजा सी बता रहे हैं, ठीक है, सी बता रहे हैं, यानी ए का लड़का हुआ सी, यानी सी का जो फादर है वो ए है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिता लिख दे रहा हूँ। अब सी का रिलेशन इस लाइन में लिखा है, अब हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सी का विवाह डी से हुआ है, तो ये सेम जनरेशन हो गया, तो इसको डी यहाँ पे लिख दो। और चूँकि सी तो मेल है, भतीजा है ना, तो मेल हुआ, तो डी उसकी पत्नी हुई सी की, है ना, तो ये फीमेल हो गई। तो ए कौन है, ये तो ये डी के ससुर हुए ना, ससुर हुए, ठीक। तो यहाँ पे आंसर ससुर हो जाएगा, सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पे ए का डी से रिलेशन बताना था। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे आप लोग देख लिया कीजिए, ए का डी से रिलेशन पूछा है या डी का ए से रिलेशन पूछा है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है इसमें।
अगर डी का ए से रिलेशन पूछता तब आंसर बहू हो जाता, डॉटर इन लॉ हो जाता, ठीक है। इलाहाबाद में डॉटर इन लॉ को पतोहू बोलता है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लिया कीजिए किसका किससे रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ें, आंसर फिलहाल इसका ससुर है। चौथा क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। किसान समृद्धि, यहाँ पे समृद्धि हो रही है किसान की, मतलब किस तरह से समृद्धि, यानी उनका 2022 तक का जो टारगेट था गवर्नमेंट का, 2022 तक का यहाँ पे क्या करना है, उनकी इनकम, किसान की इनकम क्या करना थी, डबल करनी थी, 2x करनी थी। तो इस आयोग का जो ऑब्जेक्टिव था वो भी हम लोगों ने जान लिया कि यहाँ पे इनकम 2x करनी है किसानों की, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, इस आयोग का यानी किसान समृद्धि आयोग जो है, इनके जो चेयरमैन रहते हैं यानी अध्यक्ष, चेयरमैन कौन रहता है, चेयरमैन सीएम होते हैं, किसी भी स्टेट के सीएम रहते हैं, ठीक। और ये कमीशन फॉर्म कब किया गया था, 2017 में, ठीक है, 2017 में, इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, किसान समृद्धि आयोग आपको दिख रहा है, इनका ऑब्जेक्टिव आपको ये भी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, दुगनी करेगा, ठीक है, किसानी को है दुगनी करने का इनका टारगेट है 2022 तक। और यहाँ पे कृषि से संबंधित जितने भी सेक्टर हैं, उन सभी सेक्टर में जितने भी इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर उनके बेटरमेंट के लिए जो किया जा सकता है, ये सब काम जो ये आयोग करेगा। और ये सेक्टर तमाम हो सकते हैं, आप एग्रीकल्चर तो ले ही सकते हैं, आप उद्यान को ले सकते हैं, ठीक है, आप एनिमल हस्बेंड्री को ले सकते हैं, पशुपालन को, मत्स्य पालन है, रेशम पालन है, तमाम सेक्टर हैं, ठीक है। क्योंकि हर स्टेट में किसान अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कृषि के। जैसे यूपी का किसान की बात करोगे तो रेशम पालन में इतना इंडल्ज नहीं है, लेकिन आप साउथ में जाओगे तो वहाँ के किसान रेशम पालन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 5वां करते हैं। ये सेंसस से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, यानी यहाँ पे लिटरेसी रेट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यूपी के बारे में पूछा है, तो पहले तो यूपी की लिटरेसी रेट कितना है ये भी जानना चाहिए, है ना, क्योंकि चारों ऑप्शन यूपी के हैं ना, तो यूपी का क्वेश्चन हुआ। तो यूपी की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, ये भी एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछता है 67.68, ये एवरेज लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। पहला फैक्ट ये हुआ। अब इसमें 2 फैक्ट और हम लोगों को पढ़ना है, सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़िला है वो जीवी नगर का है, ठीक है, जीवी नगर की लिटरेसी रेट बाकी ज़िलों से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है। और सबसे नीचे जो स्थान है वो श्रावस्ती का है, ठीक, श्रावस्ती का। और इस क्वेश्चन में सबसे कम पूछा है तो श्रावस्ती को आंसर लगा दीजिए, श्रावस्ती आंसर हो गया। और ये सारे डेटा जो हैं वो 2011 के सेंसस के डेटा के अनुसार हैं, ठीक है। अब तो डेटा जल्दी बदलने वाले हैं 2021 में, अभी तक लेटेस्ट डेटा आया तो है नहीं। ये सेंसस जनगणना का पोस्टपोन हो गया क्या, आप लोग बताना थोड़ा मुझे, ठीक है। मतलब अभी तक डेटा आ जाता था, इसका अंतरिम आंकड़े जो होते हैं वो आ जाते थे, अभी तक दिखा तो नहीं है, आप लोग बताइएगा, ठीक। एक बार मुझे याद है कि इसमें डिफरेंस पूछ लिया था, मतलब वो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया था, इसमें पूछ लिया था कि जो पुरुष की साक्षरता दर है और जो महिला की साक्षरता दर है उसमें डिफरेंस कितना है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। फिर भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि ये डिफरेंस कितना है, क्योंकि डिफरेंस से पता चलता है ना कि महिलाओं की स्थिति है कैसी। जैसे महिलाओं की यहाँ पे फीमेल की लिटरेसी रेट लिखें तो ये 57.18 है, ठीक है। तो ये 57 आप मोटा मोटा थोड़ा सा याद रखना। और यहाँ पे हम मेल की लिटरेसी रेट की बात करें तो ये 77.28 है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, लगभग 20 का दिख रहा है ना, लगभग 20 का दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये जो डेटा है एक्चुअली नेगेटिव डेटा है, इतना डिफरेंस होना नहीं चाहिए। तो यूपी के लिए आप याद रखना कि 20% का डिफरेंस है यहाँ पे लिटरेसी रेट में महिलाओं और पुरुषों में। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था। हाँ, पर जो नए आंकड़े आएंगे उसमें डेफिनेटली ये जो डेटा है ना वो बहुत कम हो जाएगा, ये डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। 6वां क्वेश्चन पढ़िए। देखो ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन हैं सारे। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, यानी उत्तर प्रदेश में जितना भी इरीगेटेड एरिया है उस इरीगेटेड एरिया में कैनाल का कितना परसेंटेज है, यानी नहरों से कितना सिंचाई की जाती है, ये पूछा है क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन तो एक बार एक ना एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। और इसमें आप ऑप्शंस देख रहे हैं बिल्कुल कितनी क्लोज हैं, मतलब इसमें एग्जैक्ट फिगर आपको याद होना चाहिए। वैसे नहरों के बारे में यहाँ पे कैनाल से पूछा है, तो कैनाल के बारे में आप लोग समझते होंगे कि ये बुंदेलखंड जो रीजन है, बुंदेलखंड रीजन है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल होगा ही नहीं। नहरों का जो सबसे कम पार्टिसिपेशन है सिंचाई में वो बुंदेलखंड में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो सबसे ज़्यादा जो नहरों से जो सिंचाई हो रही है वो वेस्टर्न यूपी में होती है, आपको पता है ना। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर नहरों से सिंचाई ज़्यादा होती है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में, तो वेस्टर्न यूपी लगा देना।
और जब नहरों की बात आई तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हम लोगों को जानना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो नहर है, कैनाल है, वो कौन सा सिस्टम है। कैनाल सिस्टम सबसे बड़ा कौन सा है? शारदा। ठीक है, शारदा। शारदा नहर भी है और शारदा नाम से एक नदी भी है जिसे हम लोग काली भी बोलते हैं। ठीक है, शारदा नदी को काली भी बोलते हैं। काली नदी से ये नहर निकाली गई है, शारदा नहर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो फाइनली अब हम लोग आंसर पे आ जाते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज है कितना। तो परसेंटेज 30% है नहरों का। ठीक है, टोटल इरिगेशन एरिया में। ठीक, आगे बढ़ें। 7वां क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है लेकिन पूछता बार बार है, यूपी। तो यहाँ पे देखिए, पीतल नगरी, पीतल के बर्तन, यानी पीतल नगरी किसे बोलते हैं? मुरादाबाद को बोलते हैं। ठीक है, तो मुरादाबाद पीतल नगरी है, तो ए को मुरादाबाद से मिला दो। ठीक, खेल के सामान के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरठ। क्रिकेट के जो बैट हैं मेरठ, उसके लिए तो बहुत फेमस है। और माचिस बरेली। ठीक है, माचिस बरेली। और लकड़ी पे जो नक्काशी है, वुड कार्विंग जो होती है, वो सहारनपुर की स्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोड नहीं बनाया हूँ क्योंकि वो जगह नहीं मिल रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो हम लोगों ने सीख लिया। कोडिंग बनाना हो तो बना लीजिए। ए का यहाँ पे ABCD लिख दीजिए, और ए का हम लोगों ने 3 लगाया। ठीक है, बी का हम लोगों ने 4 लगाया, सी का 1 लगाया और डी का 2 लगाया। ठीक है, तो ये कोड बन गया। चलिए आगे करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे फोक डांस बताना है, सॉरी फोक सॉन्ग यानी लोकगीत के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन से यूपी से बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहाँ पे यूपी से कुछ हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकगीत लिखे हुए हैं, इनको जान लीजिए। देखो बिरहा दिख रहा ना, बिरहा, चैती, ये जो सारे लिखे हैं ये यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये यूपी के लोकगीत हैं। जैसे बिरहा, चैती, कहरवा, चेता, वेरी इंपॉर्टेंट, चेती चेता दोनों, डोला। और ये अलग अलग क्षेत्र में गाए जाते हैं, कुछ वेस्टर्न के हैं, कुछ ईस्टर्न यूपी के हैं। पूरन भगत, वेरी इंपॉर्टेंट, कजरी हमेशा पूछता है। सोहर के बारे में आप लोग जानते हैं, दादरा और रागनी, और भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जो जिस क्षेत्र से बिलोंग कर रहा होगा वो समझ रहा होगा लोकगीत, उस क्षेत्र का तो वो समझ ही रहा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिख रहा है आपको? बिरहा भी दिखा, चैती भी दिखा और ढोला भी दिखा, यानी डी ऑप्शन जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया इसका। चलिए आगे करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, देखो वहाँ पे लोकगीत पूछा था, यहाँ पे लोक नृत्य पूछा है। ठीक है, फोक डांस, यहाँ पे फोक डांस पूछा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको देखिए। यहाँ पे कर्मा है, एक्चुअली कर्म नहीं है, कर्मा है, मैं वहाँ पे एडिट करना भूल गया। चरकुला नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मा वेरी इंपॉर्टेंट। चरकुला कहाँ पे, ये नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, ये ब्रज क्षेत्र में मैं लिख दे रहा हूँ। कर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेटली कई बार पूछा गया है। ये सोनभद्र का है। ठीक है, सोनभद्र और ये मिर्ज़ापुर साइड, यहाँ पे ये कर्मा डांस होता है। और इनका एक्ट, मतलब एक्ट कौन करता है? नृत्य करने वाले लोग कौन से होते हैं? आदिवासी लोग होते हैं कर्मा में। ठीक है, मैं आपको अभी इमेज दिखाता हूँ तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। चरकुला के बारे में एक खास बात है कि इसको घड़ा नृत्य भी बोलता है। ठीक है, घड़ा नृत्य। यहाँ पे इसमें महिलाएं अपने सर पर जो रथ का पहिया होता है ना, उस रथ के पहिए पे खूब सारे दीपक जला के डांस करती हैं। तो ये बहुत फेमस फोक डांस है यूपी का। इस इमेज को देखिए, ये आपको दिख रहा है, रथ का पहिया दिख रहा है, उस पर खूब सारे दीपक आपको जलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये ब्रज क्षेत्र में नृत्य कौन सा है? चरकुला। ठीक है, चरकुला। और उसी को क्या बोल रहे हैं? घड़ा नृत्य बोल रहे हैं। ठीक है, ये दूसरी इमेज जो पड़ी है ये कर्मा डांस की है। ठीक है, ये भी याद रखना है। कर्मा डांस कहाँ पे पढ़े हम लोग? सोनभद्र में और मिर्ज़ापुर में। ठीक है, मिर्ज़ापुर में। और करने वाले कौन होते हैं? आदिवासी लोग। ठीक है, पांडवी यहीं पे होता था, पांडव, लेकिन ये तो अब यूपी से जो उत्तराखंड अलग हो गया, तो अभी उत्तराखंड में एक्टिव रहता है ये डांस। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो एक क्वेश्चन पुराना है एक्चुअली, तो वही यूपी पीसेस का जानते हैं कि वही कॉपी पेस्ट करके डालते रहते हैं, क्वेश्चन भी अपडेट तो कुछ करते नहीं हैं। फिर वही बाद में होता है कि इसका आंसर दूसरा हो गया, या फिर इसको नेगलेक्ट कर दिए, रिजेक्ट कर दिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन समझ लीजिए, उत्तराखंड तो बहुत पहले ही अलग हो गया ना, 2000 की बात है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी पूछा गया 2020 में। आरओ का जो मेंस हुआ था नवंबर में, शायद अभी 20/9 को हुआ था, 20/9/2020 को हुआ था। इस मतलब 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इतना अनअपडेटेड क्वेश्चन। इसका मतलब सीधा सा है कि पेपर सेट होने के बाद कभी दोबारा चेक होता ही नहीं है इस कमीशन के द्वारा। खैर वो बात की बात है। यहाँ पे हम लोग को क्या सीखना है? चरकुला और कर्मा जो है वो उत्तर प्रदेश के फेमस फोक डांस हैं। ठीक है, चरकुला आपने देखा, कर्मा देखा। यहाँ पर सेपरेटली ये भी कभी कभी पूछा गया है, हमने देखा है एग्जामों में, आपने भी देखा होगा। रऊफ जो फोक डांस है ये जम्मू कश्मीर का है, इसको भी याद रखना। ठीक है, रऊफ जम्मू कश्मीर का। लावनी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये महाराष्ट्र
का फोक डांस है, महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ये कुछ बातें इसमें थी, तो आंसर बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ें। 10वां क्वेश्चन देखिए, व्यापार सुविधा केंद्र यानी ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम वर एस्टेब्लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स की बात है, यहाँ पे क्राफ्ट की बात है, यहाँ पे फैसिलिटेशन वाली बात है, व्यापार को ईज करने वाली बात है ना। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, फिर देखिए, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी। ये जो TFC खुल रहे हैं, TFC यानी ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, ये बनारस में खुला है। ठीक है, बनारस के व्यापारी को इससे हेल्प होने वाली है, और बनारस तो क्राफ्ट के लिए बिल्कुल अव्वल जनपद है ना, तो यहाँ पे वाराणसी को याद रखना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, बनारस। ठीक है, बनारस। चलिए आगे करते हैं। 11 क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है पर लेकिन बहुत आसान है। नागरिकता, सिटीजनशिप कौन से पार्ट में, पार्ट कितने हैं टोटल, 12 है ना, या फिर 22 हैं, जल्दी से बताइए। पार्ट 22 है, शेड्यूल 12 है। ठीक, तो सिटीजनशिप पार्ट नंबर 2 में आती है। ठीक है, तो ये सही मैच है। और पार्ट नंबर 2 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक तो पार्ट नंबर 1 चलता है। ठीक है, फिर 5 से लेके 11, आर्टिकल 5 से 11 यानी ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसी में सिटीजनशिप है, तो ये वाला ऑप्शन जो पहला है वो सही मैच है। दूसरा पॉइंट है संघ राज क्षेत्र, यही तो पहला पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। अभी हम आपको सारे पार्ट दिखा दे रहे हैं एक नज़र में। तो इसके सामने तो ये पार्ट 7 है, ये तो गलत है। नगर पालिकाएँ जो है, नगर पालिकाएँ आपको पता है ये पार्ट 9A में है। ठीक है, 9A में है। और 9 में क्या है, ये पंचायत है। 9A में नगर पंचायत हैं। और 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियाँ। और निर्वाचन ये आर्टिकल 15 में। ठीक है, आर्टिकल 15 में ये भी सही मैच है, यानी C भी सही मैच है, D भी सही मैच है, A भी सही मैच है, सिर्फ B ऑप्शन गलत मैच है। ठीक, इसको देखिए, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये कहाँ पे देखा आपने, अभी हम लोगों ने पार्ट 1 पे देखा। ये पार्ट 1 में क्या देखा, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 1 से 4 तक आर्टिकल देखे आपने। ठीक है, फिर 5 से 11 में आपने सिटीजनशिप देखा। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप देखा आपको। ये 5 से 11 में आपको सिटीजनशिप दिख रहा है। ठीक है, पार्ट 2। ये जो भाग 3 है, भाग 3 के बारे में आपको पता है, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और ये 12 से 35 तक होता है। ठीक है, 12 से 35 तक, ये पार्ट 3। पार्ट 4 पे आ जाइए। इसमें क्या है, DPSP। ठीक है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 36 से 51 है। ठीक है, और 51 ये क्या है, ये नया जोड़ा गया आर्टिकल, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ओके, ये आपको भाग 4 ये दिख रहा है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिख रही हैं, आर्टिकल 51 ये दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भाग 5 देखेंगे, यहाँ पे संघ है यानी द यूनियन। और यहाँ पे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, 52 से 151। ठीक, यहाँ पे देखिए 151 तक है पार्ट 5। फिर पार्ट 6 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 152 से। और पार्ट 6 में क्या है, स्टेट्स हैं। ठीक है, ये 152 से कहाँ तक रहता है, जो पार्ट आप 6 पढ़े हैं, पार्ट 6 में क्या पढ़े हैं, स्टेट्स पढ़े हैं। और आर्टिकल कहाँ से पढ़े हैं, 152 से 237 दिख रहा है लास्ट आर्टिकल 237। ठीक है, फिर पार्ट नंबर 7 जो है वो रिपील्ड कर दिया गया, पार्ट 7 नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, याद रखना, यानी पार्ट 1 से लेके आपको सीधा चलना है 6 तक, और फिर 6 के बाद सीधा जंप कर जाना है भाग 8 पे। ठीक है, 7 नहीं है, और 8 पे क्या है, UT। 5 क्या है, 5 क्या पढ़ा आपने, 5 में यूनियन पढ़ा, 6 में स्टेट्स पढ़ा, 7 है नहीं, 8 में UTs पढ़ा। फिर पार्ट 9 पे आ जाइए। पार्ट 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब पंचायती राज आप पढ़ते हैं। और ये 243 खुद में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, आप देखेंगे, देखो 243 के बाद सारे आर्टिकल 243 हैं, लेकिन यहाँ पर सब आर्टिकल जुड़ जाते हैं, वही B, C ऐसे लेके सिक्वेंसली चलता है। तो हम लोग देख लेते हैं पार्ट 9 जो है वो 243 से कहाँ तक चल रहा है, 243 से कहाँ तक चल रहा है। इसमें सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछता भी रहता है, बस वो देखना है आपको। जैसे हम लोग 243D के बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है पंचायती राज में, वो 243D में है। ठीक है, तो ये 243 से चल के 243O तक ये पूरा पंचायती राज यानी पार्ट 9 है। ठीक है, 243 से मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर देना। ठीक है, अगर आपको आता होगा तो स्किप कर देना। ये 243O तक है, पार्ट 9। फिर आप देख रहे होंगे कि 243P से स्टार्ट हो जाता है पार्ट 9A, जिसमें नगर पंचायतें हैं। यानी आपको आइडिया लग रहा होगा कि 243 अपने आप में कितना बड़ा आर्टिकल है।
तो फिर 243 से लेके चलता है कहाँ तक, यहाँ पे देख लीजिए आप 243 तक। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है, याद रहता भी नहीं है। तो ऐसे ही फिर आगे के आर्टिकल्स देख लेना, ठीक है। अब हम लोग वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया ना, ठीक है, आगे करते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे पढ़िए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो, संसद जो भी लॉ बनाती है उस लॉ को राज्यों को भी कॉम्प्लाइंस करना ही पड़ता है, अनुपालन करना ही पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही लिखा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ स्टेट्स के पास भी पावर हैं जो सेपरेट भी कर सकती है, अलग काम भी कर सकती है, संसद के कानूनों के इतर भी काम कर सकती है राज्य। जैसे आपको आर्टिकल याद आ रहा है, 249 याद आ रहा होगा, 253 याद आ रहा होगा, 251 याद आ रहा होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है, दृष्टि PCS टेस्ट सीरीज में पढ़े थे। इसमें यहाँ पे अलग अलग पावर्स हैं। यहाँ पे संसद को अलग पावर है स्टेट के विषयों पे काम करने के लिए, ठीक है, और स्टेट के पास अलग पावर है कि वो कब अपना सेपरेटली काम कर सकती है। लेकिन आप एक ओवरऑल देखेंगे ना, तो संसद के जितने भी कानून हैं, लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट को उनका कॉम्प्लायंस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका कारण भी पढ़ लीजिए, वो भी वही लिखा है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, ठीक है। तो नेसेसरी डायरेक्शन तो स्टेट्स के लिए देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो निर्देश दे रही है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव निर्देश जो दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट यदि कॉम्प्लायंस कर लेती है, तो ये पहला पॉइंट वही लिखा है। तो ये दोनों अपने आप में सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ें। 13वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची रटा होगा। 10वीं अनुसूची में क्या है, शेड्यूल कितने हैं टोटल, शेड्यूल टोटल 12 हैं, ठीक है। अब पहले कितने थे, 8 थे, 8 शेड्यूल थी, फिर बाद में 4 ऐड की गई, तो टोटल 12 हो गई हैं, ठीक है। तो 10वीं जो शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल जो कानून है, यानी ए बी का 4 का बी हो जाएगा, ओके। इनको हम लोग अभी एक नज़र में जल्दी से देख ले रहे हैं। 7th शेड्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तो सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी यहाँ पे सूचियाँ हैं, लिस्ट हैं, स्टेट की लिस्ट अलग है, संघ की अलग है, कॉन्करेंट की अलग है, जिसमें सबको अलग अलग पावर दी हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करने के अधिकार दिए हैं। तो ये 7th शेड्यूल में क्या है, यहाँ पे संघ राज्य संवर्ती सूचियाँ, यानी ए का 1 का सी हो जाएगा, ओके। 8वीं शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस है, यानी भाषाएं हैं। और नवी अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हैं, यानी कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश में, यदि ये विधि मान्यकरण समझ में नहीं आ रहा हो, वैलिडेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, नवी अनुसूची। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि पहले 8 ही अनुसूचियाँ थी ना, और जो नवी जोड़ी गई तो यही तो जोड़ी गई थी, यानी सबसे पहली अनुसूची जो ऐड की गई संविधान में वो नवी अनुसूची। और ये रिलेटेड किससे थी, लैंड रिफॉर्म से, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से, यानी वो जमींदारी वाले जो कानून थे ना, वो सब यहाँ पे 9 शेड्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर का डी से मैच करा दो। मैं यहाँ पे कूट नहीं बनाया हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समय भी कम था और जगह भी नहीं है हमारे पास। जगह तो मैनेज कर लेते बट समय नहीं है, तो कूट से क्या करेंगे, हम लोगों ने सीख तो लिया ही है ना। चलो आगे करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल। हम लोग क्या पढ़ते थे इसके बारे में, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 263 भूलना नहीं, 263 263 इंटर स्टेट काउंसिल। अब आर्टिकल में वर्णित है, उल्लेख है, इसका मतलब क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल कैसी बॉडी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, संवैधानिक बॉडी हुई, ठीक है। और इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन रहता है, चेयरमैन PM साहब रहते हैं, ठीक है, PM साहब। और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, ठीक है। तो पहला मैच सही है, सही मैच है। यहाँ पे दूसरी इंस्टीट्यूशन जो दिख रहा है आपको, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इससे पहले कौन सी इंस्टीट्यूशन था, संस्था थी, प्लानिंग कमीशन पढ़ते थे ना, PC। और PC की स्थापना कब हुई थी, 1950 में ना। और 2 साल बाद फिर NDC की स्थापना हुई थी 1952 में। तो ये तो गलत मैच है, 1954 लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें नॉट करेक्टली मैच बताना है, गलत बताना है, तो गलत तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तीसरी यहाँ पे संस्था जो है वो CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये 1964 सही मैच है। और चौथा जो दिख रहा है NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये 1993 का है। वेरी इंपॉर्टेंट, चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका आर्टिकल नहीं भूलना। और NDC संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी आर्टिकल में वर्णित नहीं है, संविधान में नहीं है। इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो गया, B ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये गलत मैच है, 1952 होना चाहिए यहाँ पर। चलिए आगे करते हैं।
ये क्वेश्चन देखो, हमने दृष्टि पीसीएस में किया है, उन लोगों ने भी यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन को डाला था। हरित बॉन्ड यानी ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बॉन्ड होते हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट होते हैं, परियोजनाएं होती हैं, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट के लिए ये बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तब आप इस बॉन्ड्स के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि इन बॉन्ड्स में आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट जो होने चाहिए वो जलवायु मित्र परियोजनाएं होने चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, ग्रीन बॉन्ड्स वर फर्स्ट इशूड बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड इन द ईयर 2007। तो 2007 में बिल्कुल इस जारी किया था यूरोपियन निवेश फंड, प्लस यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी है। वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था 2007 में हरित बॉन्ड को। तो ये भी सही है, इसको सेपरेटली भी याद रखना, फैक्ट में पूछ लेगा। तो पर्यावरण को बचाने के लिए नई नई चीज़ें तो आ ही रही हैं, है ना, तो एक तरह से इनोवेशन तो है ही। उसके बावजूद भी दुरुस्त नहीं हो रहा तो वो अलग बात है, लेकिन अपने अपने स्तर पर तो गवर्नमेंट काम कर ही रही हैं। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार, बिल्कुल नवाचार तो है ही, इनोवेशन है, नई चीज़ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो है ही, वो भी इनोवेटिव वाला। ठीक है, और आप समझते हैं कि इन्वायरमेंट में जो भी दिक्कत होती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि आज इन्वेस्टमेंट कर दिए, कोई समस्या है या CO2 की मात्रा कम करनी है इन्वायरमेंट से और कल सही हो जाएगी, तो ऐसा थोड़ी ना है। इसमें लग जाते हैं दशकें लग जाती हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, शताब्दी तक लग जाती है ना। तो ये लंबे समय के लिए होते हैं ये सब इन्वेस्टमेंट। अगर कोई चीज़ 5 साल में आप इन्वायरमेंट की कोई भी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसको सही होने में फिर 20 साल लगेगा, और वो भी जब काम करेंगे तब। तो ये जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पे गलत पूछा है तो गलत यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेरस मेटल अंडरगोज डिके, कौन सा लोह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। तो क्षयकरण कैसा, क्षयकरण किस चीज़ से होता है, इसमें सबसे पहले तो मॉइस्चर चाहिए, है ना, नमी बगैर तो काम होगा ही नहीं। और लोहा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये तो एस के फॉर्म में पाया जाता है ना। और एस कौन सा होता है, हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट। तो यहाँ पे डिके से क्या समझ में आ रहा है, अब लोहे में डिके का मतलब है जंग लग जाना। ठीक है, तो जंग लगने के लिए सबसे प्राइमरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस नमी, ये दोनों चीज़ें होंगी तब जाके डिकेइंग शुरू होगा लोहे में, यानी जंग लाना शुरू होगा। और जंग को बचाने के लिए क्या किया जाता है, आप लोगों ने फैक्ट में पढ़ा होगा, जस्तीकरण करते हैं ना, याद आ रहा, जस्तीकरण। जंग को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए लोहे को जस्तीकरण किया जाता है, यानी जिंक का लेप लगाया जाता है लोहे पे, तब जाके उसमें जंग नहीं लगती है और उसमें डिके नहीं होता है। जिंक नहीं लगाओगे, जिंक का लेप नहीं लगाओगे तो ऑक्सीजन और नमी उसको डिके कर डालेगा, यानी जंग लग जाएगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जंग लगने पे लोहे का भार घटता है कि बढ़ता है, आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन और नमी। क्लियर है, चलिए आगे करते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत आसान है, सोलर एनर्जी। इसके बिना तो काम होगी नहीं। ये जो फूड चेन पढ़ रहे हो, फूड वेब पढ़ रहे हो, प्राइमरी लेवल पढ़ रहे हो, ऊपर तक ये जो पिरामिड देख रहे हो आप, ट्रॉफिक लेवल पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे प्राइमरी स्टेज का तो यही है ना, यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं यहाँ पे, उत्पादक होते हैं। और उत्पादक का एनर्जी सोर्स क्या है, सोलर एनर्जी। इसी सोलर एनर्जी से तो अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। अब सोलर एनर्जी नहीं रहेगी तो खाना कहाँ बनाएंगे, जब यही नहीं रहेंगे तो ऊपर के स्तर कहाँ रहेंगे, सब चौपट हो जाएगा, इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। तो ये तो ड्राइविंग फोर्स है ही। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। चलिए आगे करते हैं। बंगला उत्सव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछा गया है। बंगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये मेघालय का है। ठीक है, ये मेघालय का है और ये ट्राइब्स के द्वारा ही मनाया जाता है। फसल कटाई जब होती है ना तो फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखना मेघालय। चलिए आगे करते हैं। रामसर सम्मेलन, वेरी इजी, किससे रिलेटेड है, वेटलैंड से। ठीक है, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियाँ, तो आर्द्र भूमियाँ यहाँ पर डी ऑप्शन दिख रहा। और इसमें इंपॉर्टेंट और क्या फैक्ट हैं, वैसे आप लोगों को सब पता है क्या, 2 फरवरी डेट याद है, 1971 भी याद है। ठीक है, तो 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, यहाँ पे विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं ना, ग्लोबल वेटलैंड डे। तो ये तो आसान ही है, 2 फरवरी याद रखा करो। 1971 रामसर एक जगह है, कहाँ की, ईरान की। और आर्द्र भूमि आप लोग समझते होंगे, नमी वाली जो भूमि होती हैं, दलदली जो भूमि होती हैं, झील भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी पानी भरा भी है कहीं तो वो भी एक आर्द्र भूमि में काउंट किया जाता है।
ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ दलदली भूमि होगी तभी वो आर्द्र भूमि होगी, झील भी हो सकती है, झील को भी आर्द्र भूमि में काउंट किया जाता, क्योंकि झील के किनारे किनारे यानी जो बेसन है झील का, ये सब वेटलैंड ही तो है। तो ये पूरी की पूरी बॉडी वेटलैंड में काउंट की जाती है। और अभी हाल ही में यूपी में जोड़े गए हैं वेटलैंड, कितने जोड़े गए हैं आप लोग बताना कमेंट करके, ठीक है, वो क्वेश्चन आने ही आना है। और इस बार की थीम बताएंगे 2021 की वेटलैंड डे की थीम क्या रही थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, वेटलैंड्स एंड वाटर। और ऑप्शन में क्या देगा वो? ऑप्शन में देगा वेटलैंड्स एंड ओशियन, वेटलैंड्स एंड लेक्स, प्रोटेक्ट वेटलैंड, ऐसा करके कुछ भी बना देगा 4 ऑप्शन। तो ये याद रखना, थीम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है थीम। चलिए आगे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लाठी क्लब की स्थापना में से किसने की थी? लाठी क्लब, एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना पीसीएस टेस्ट सीरीज में, चलो कोई नहीं, रिवाइज हो जा रहा है यहाँ पे। लाठी क्लब की स्थापना करने वाले बीजी तिलक साहब थे, ठीक है, बीजी तिलक साहब। और बीजी तिलक साहब के बारे में क्या जानते हैं, जल्दी से बताइए। इनके जो समाचार पत्र हैं बड़े फेमस हैं। समाचार पत्र कौन से थे? एक का नाम था केसरी, ठीक है। इनकी भाषाएं भी पूछता है कि किस भाषा में लिखे गए थे या किस भाषा में लिखे जाते थे। तो पहला केसरी था और दूसरा मराठा था, ठीक है। तो मराठा जो है वो मराठी भाषा में नहीं था, बस इतना याद रखना है। मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में था, ठीक है। और केसरी जो छपता था वो मराठी भाषा में छपता था, ठीक। ये यहाँ पे इतना फैक्ट हम लोगों को सीखना है। बाकी और भी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जो शुरुआत की है वो तिलक साहब ने की है। तो यहाँ पे गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, इनकी भी शुरुआत तिलक साहब ने की है, यानी की थी। और एक फैक्ट हमेशा याद रखो, 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब बहुत सी चीज़ें मृत्यु डेट से भी हो जाती हैं। जैसे 1930 की कोई एक्टिविटी आ गई या 1940 की कोई एक्टिविटी आ गई, मतलब बहुत अच्छे से अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ा है और ये फैक्ट आपको याद है तो आप लिंक कर सकते हो कि 1930 में तो तिलक साहब थे ही नहीं, 1920 में वो ख़त्म ही हो गए थे। तो 1930 में अगर कोई क्वेश्चन आया एक्टिविटी का, कोई भी एक्टिविटी का, और ऑप्शन में तिलक साहब हैं, तो आप आराम से उसको रिजेक्ट तो कर सकते हो ना कम से कम। जैसे राजा राम मोहन राय साहब थे, 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इस मृत्यु डेट से, मृत्यु ईयर से भी काफ़ी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती हैं रिजेक्शन करने में ऑप्शंस में, बस इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर तिलक साहब है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप मिलते हैं शाम को या फिर कल सुबह। थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत।